तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज सबसे पहले आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आपके प्यार के लिए। और आपने झेला, 700 कहानी पूरी हो जाएगी आज। तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि वक्त इतनी जल्दी बीता और 700 कहानियों का ये सफ़र आज पूरा होने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों ने सुना, इसलिए मैंने सुनाना जारी रखा। और यही कोशिश है कि आपके सामने वो तमाम कहानियां रखूं जो आप लोगों के बारे में अब तक, जिनके बारे में कम जानते हो, और सच्चाई के साथ रखूं। सबसे बड़ी कोशिश यही है। तो आपके जो अब तक प्यार मिले, उम्मीद आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो इसका क्रेडिट आप सभी लोगों को है। तो आज जब 700वीं कहानी की बारी आई तो मुझे लगा कि इस मौके पे, इस खास मौके पे एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें बहुत सारी सबक भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें भी खुलेगी। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान आप हर तरह की चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, मिलते हैं, स्टोरी कवर करते हैं। और क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी में जो है चीज़ें आती हैं, वो क्रिमिनल, टेररिस्ट, आतंकवादी, चोर, डाकू, रेपिस्ट, यही सारे लोग इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जो खुद हम लोगों को झकझोर के रख देती हैं। हम में, आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार कातिल कैसा होगा, रेपिस्ट कैसा दिखता होगा, एक आतंकवादी कैसा होगा। तो चेहरा हमेशा खूंखार और डरावना ही टाइप का आता है। लेकिन आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं, और इस कहानी में जो मेरे साथ होंगे, मेरा दावा उसको सुनने और देखने के बाद पहली बार किसी आतंकवादी से आपको प्यार होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आतंक और आतंकवादी किसी भी सभ्य समाज में, इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कैसे कई बार पुलिस किसी मासूम को आतंकवादी बना देती है, ये भी हमारे समाज का एक सच है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसकी उम्र जब सिर्फ 18 साल थी, तब उम्र से कहीं ज्यादा उसके ऊपर धमाके के इल्जाम थे। 18 साल की उम्र में उसके ऊपर 22 धमाकों के इल्जाम लगाए गए। दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, एक साथ 3 राज्यों में। उसका रिश्ता जोड़ा गया पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के साथ। उसका रिश्ता जोड़ा गया अब्दुल करीम टुंडा, जो कि एक बॉम्ब एक्सपर्ट है, उसके साथ। उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। इस गम में उनके वालिद की मौत हो गई, मां को लकवा मार गया, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, इन सब ने मिलना जुलना, आना जाना छोड़ दिया। हर कोई शक की नजर से देखता था। और वो शख्स 5000 से ज्यादा दिन और रात जेल में काटे, करीब 12 साल, बल्कि 14 साल। 14 साल के बाद हिंदुस्तान की अदालतों को यह लगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की साजिश थी। और 14 साल बाद उस शख्स को न सिर्फ रिहाई मिली, बल्कि उसके माथे से आतंकवादी का जो ठप्पा था वो हटाया गया। 14 साल के बाद वो जेल से बाहर आया। बहुत सारे गिले शिकवे भी थे, लेकिन उसने हर एक को माफ किया। उन पुलिस वालों को भी जिन्होंने पकड़ा था, और उन लोगों को भी जिन्होंने इस मुसीबत के वक्त में उसके और उसके घर के साथ अपना रिश्ता तोड़ा था, और फिर एक नई जिंदगी शुरू की। शादी हो चुकी है, आज एक बीवी है, एक 6-7 साल की बेटी है, और वो पुराने जख्मों को भुलाकर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब एक किताब भी आई है। इस किताब का नाम है फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट। कभी मौका मिले तो इस किताब को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। और अमेज़न पे ये किताब अवेलेबल है, फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट। मैं कैमरामैन विनोद शिकारपुरी को कहूंगा कि वो इस किताब को दिखाएं। तो इस किताब में पूरी कहानी है, कहानी मोहम्मद आमिर खान की, जिसने 14 साल एक आतंकवादी का ठप्पा लेकर अपनी जिंदगी काटी जेल की सलाखों के पीछे। और 14 साल बाद पता चला कि वो बेकसूर है। आज हमारे साथ खुद मोहम्मद आमिर खान मौजूद हैं। और पहले भी मैंने उनको कोशिश की थी बुलाने की, कुछ वजह से हमारी बातचीत नहीं हुई। लेकिन आज आमिर हमारे साथ हैं, और आमिर के जरिए ये पूरी कहानी को सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सिस्टम में ऐसी कहाँ कहाँ लूपहोल्स है, जिसकी वजह से कई बार बेकसूर जो है इस तरीके से सलाखों के पीछे जाता है। तो आमिर, आपका बहुत बहुत एक तो स्वागत। जब आपसे बहुत पहले मिला था, मैंने शो भी किया था आपको लेकर, और तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह की चीज़ें किसी आम इंसान के साथ कैसे होती हैं। हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, कई बार ऐसी कहानियाँ सुनी,
लेकिन आपकी पूरी कहानी जानूं उससे पहले सिर्फ एक सवाल कि आज आपकी रिहाई को लगभग कई साल हो गए, है ना? अब में जब से रिहा हुए और ये आपके माथे से एक कलंक हटा, क्या सच में आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ किया था? बड़े दिल से जवाब चाहूंगा। हकीकत यह है कि मैं अपना माजी को भूल कर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी किया, एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो ये सच और हकीकत है कि मैं अपने माजी को पूरी तरह भुला कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ और नहीं चाहता हूँ कि गुजरे हुए पेन परेशानियाँ जो मैंने, मेरे परिवार ने या मुझसे जुड़े हुए लोगों ने झेली हैं उसको मैं याद कर पाऊँ। मैं एक मिसाल जेल की दूँगा। जब जेल के अंदर टीन एज था मैं और इतने गंभीर आरोपों में बंद था और लोग कहते थे तू अब कभी ज़िंदगी में निकलेगा नहीं, क्योंकि वो टाडा का ज़माना था। जब मैं एंट्री मेरी जेल की हुई उस ज़माने में, तो टाडा में कई लोग बंद थे और सालों से बंद थे, जिसमें पंजाब से भी थे, गुजरात से भी थे, दुनिया के दिल्ली और देश के अलग अलग भागों से। किसी को 20 साल, किसी को 22 साल, किसी को 15 साल, और उनका पता नहीं था कब रिहा होंगे। तो तेरा भी उन्होंने कहा ऐसे ही कैसे तू तो गया। मैंने जिंदगी की बहारें सिर्फ देखनी और समझनी शुरू की थी टीनेज, लगभग 18 साल के आसपास की जिंदगी, और दिल्ली भी पूरी तरह से मैंने सही से नहीं देखी। तो मैं सोचता था कि मेरी सारी जिंदगी क्या इन्हीं 4 दीवारों और लोहे की सलाखों के अंदर कटेगी? क्या मैं कभी बाहर जा पाऊंगा? क्या मैं कुछ देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा? मेरी शादी होगी नहीं होगी? कैसी होती होगी शादी? और मतलब ऑनेस्टली मैं एक इंसान किस तरह से क्योंकि मैं तो अभी परवान ही चल रहा था। तो मेरे सामने जो सवाल है उसका शायद जवाब आप इसमें आ जाए। मेरे पास 2 ही रास्ते थे। एक, जो मेरे ऊपर मुसीबत आई, मैं जिस कठिनाइयों में, परेशानियों में और बंदिशों में, कदम कदम पे बंदिशें जेल के अंदर, उसमें जी रहा था, तो या तो मैं उनमें डूबा रहूं, सोचता रहूं, हाय तौबा रोना। एक दूसरा था कि हाँ मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन उनका सामना करूं मजबूती से और खड़ा हूं, क्योंकि मुझको भरोसा और यकीन था कि मैं बेकसूर हूं। जो आरोप पुलिस मैं उसी पे असल में आ रहा हूं जी। बात 1996-97 की, 1996-97 दिल्ली में, हरियाणा में और यूपी के कई शहरों में धमाके हुए थे। ये धमाके ट्रेन में हुए, बाजार में हुए, दुकान में हुए, रेस्तरां में हुए और कई जगहों पे हुए थे। कुल 22 धमाके थे। इन धमाकों की जानकारी आपको थी उस वक्त, चूंकि आपकी उम्र उस वक्त 18 साल थी और आप पढ़ लिख रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आतंकवादी हमला हो और उससे आप अनजान हो। तो आपको इन बम की जानकारी तो होगी कि धमाका हुआ था? मुझे कोई जानकारी नहीं थी, हत्ता कि जब केस मेरे ऊपर लगाए गए और ब्लैंक पेपर्स पे इलीगल रिमांड, मैं कहता हूँ किडनैपिंग किया गया। नहीं, मैं अभी शुरू क्या रही हूँ, क्योंकि अब मैं बाद में आएगा। आपको इन धमाकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। पहली बार 1998 में शायद रात को आपको पुलिस ने उठाया था, तो वो क्या कहानी थी? क्यों उठाए? एक तरफ धमाका हो चुका और अचानक पुरानी दिल्ली में पुलिस आती है और आपको उठा के ले जाती है। तो जेल में भी और अब भी मैं जब कभी ख्याल होता है तो यही सोचता हूँ कि मेरी गलती थी कि मेरी बहन की शादी पाकिस्तान में हुई। शायद पाकिस्तान में मेरी बड़ी बहन की शादी ना होती कराची में और मैं उनसे मिलने ना जाता, तो शायद ये सब कुछ ना होता। क्योंकि मुझको दिल्ली में रात को सड़क से 9:30 बजे के आसपास उठाया गया, किडनैप किया गया सिविल ड्रेस में लोगों के द्वारा। उस दिन तारीख थी 20 फरवरी 1998 और मैं अपनी बहन से मिलकर सिर्फ 7 दिन पहले 13 फरवरी 1998 को मैंने समझौता से एक्सप्रेस के द्वारा दिल्ली में उतरा था, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये 7 दिन का गैप है और इसी बुनियाद पे ये फैक्ट्स अलग हैं खैर कोर्ट के अंदर के मेरे वकील ने फिर किस तरह से। आप 7 दिन पहले पाकिस्तान से आया और उसके 7 दिन के बाद आपको फिर जी हाँ
नहीं, उस रात फिर क्या हुआ, कैसे उठाकर कहाँ ले गया? हाँ, 20 फरवरी 1998 को मैं दवाई लेने निकला था और बहादुरगढ़ रोड आई थिंक नाम है जगह का, ओल्ड दिल्ली में, सदर बाजार में। और वो क्योंकि सर्दियों का समय था और ये पुरानी दिल्ली जो शाहजहानाबाद को हम जानते हैं, वर्ल्ड सिटी, ये अब तारीखी तो आज भी है, लेकिन अब ये काफ़ी समय से, कई सालों से, 20, 25, 30 सालों से कमर्शियल एरिया हो चुका है। होलसेल की काफ़ी दुकानें हैं, रिटेल की हैं। तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, 7-8 बजे तक लगभग दुकानें बंद हो जाती हैं और सुनसान रोड हो जाता है। और उस वक्त की दिल्ली, आज ये बात आज 2021 और 23 साल हो गए, 23 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त इतनी चमकती दमकती दिल्ली भी नहीं थी। स्ट्रीट लाइटें भी नहीं होती थी, कई जगह होती थी तो वो बुझी होती थी, मेंटेनेंस नहीं होती थी। तो उस रोड पे मुझको अच्छी तरह याद है कि अंधेरा था और मैं जा रहा था और अपने ही धुन में जा रहा था, क्योंकि मुझको ये था कि दुकान बंद ना हो जाए मेडिसिन की और मैं उससे पहले पहुंच जाऊं। फोकस मेरा वही था कि अचानक मुझको महसूस होता है कि सड़क के किनारे जो मैं चल रहा था, आगे कोई जिप्सी धीरे धीरे रेंग रही, वाइट कलर की जिप्सी, जो पीछे से आजकल दिखाई नहीं देती, उस जमाने में बहुत दिखाई देती थी, पर्दा सा उठ जाता था वगैरह। तो मैं नंबर वगैरह, क्योंकि मेरा कोई जहन, बस एक नज़र पड़ी, क्योंकि अक्सर खाली रोड पर तेजी से गाड़ियां गुजर जाती, पर ये जिप्सी बहुत आराम से आगे आगे मेरे रेंग रही थी और लगभग 3-4 मीटर के फासले पे। मैं बस देखा और हट गया और मैं अपने समझ से फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। जो ही मैं उसके नज़दीक थोड़ा सा राइट होकर क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ और नज़दीक पहुँचता हूँ, तो मुझको अचानक पीछे से मुझको धक्का मारा जाता है और मैं धक्का लगता है तो हाथ उठते हैं गिरने के लिए। मेरे हाथ उठे तो अंदर जो जिप्सी के अंदर लोग बैठे होते, उन्होंने उसको फौरन पकड़ा और मुझको गाड़ी के अंदर बिठाया अपने पाँवों में नीचे और फौरन मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी, पीछे हाथ बांध दिए। तो और ये सब बताने में मुझको वक्त लग रहा है, लेकिन ये सेकंडों में हुआ। मुझको भी नहीं समझ में आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या। ऐसा लगता है तो बहुत प्रैक्टिस है उन लोगों को। और सिविल इतना जरूर तरह जब ये सब हुआ और बैठा तो मुझको इतनी नजर पड़ी कि वो सिविल ड्रेस में तो खाकी वर्दी नहीं थी। उस वक्त तक मुझको नहीं पता था ये दिल्ली पुलिस। उस वक्त तक तो हम यही सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि दिल्ली पुलिस है और हमारी रक्षक है, तो हम तो अपने रक्षक मानते हैं, लेकिन मैं क्रिमिनल समझा। और बहुत हिम्मत से मैंने जब बिठा लिया और गाड़ी चल दी तो मैंने बहुत हिम्मत करके अपना सवाल किया उनसे कि आप मेरा अपहरण करके आपको क्या मिलेगा, क्योंकि और जहन में यही आया कि ये मेरा अपहरण हुआ, क्योंकि जो किताबों में या फिल्मों में हमने देखा वो इसी तरह से अपहरण होता था। और अपहरण 2 कारणों से होता था, या तो खानदानी कोई दुश्मनी हो आपकी, उसको दूर करने के लिए, या फिर आप इतने रिच हो के पैसे। अब ये दोनों ही चीजें मेरे ऊपर लागू नहीं होती। ना तो मैं बहुत ज्यादा खानदानी रिच था, लोअर मिडिल क्लास से था, और ना ही कोई दुश्मनी थी खानदान में किसी से। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके ये सोच कि आप क्यों कर रहा हो, तो उसमें बड़ी भारी और कड़क सी आवाज एक सुनाई दी। जो लोग बैठे हुए थे कहने लगे, तू चल, हम तुझे बताएंगे हमें क्या मिलेगा। 1 महीने बाद मुझको पता चला उनको क्या मिला। नहीं, यहाँ पे आपको उठाकर ले गए, आपको कितने दिनों तक फिर अगले साथ में रखा और कोर्ट में कब पेश किया था? थोड़ा शॉर्ट में इसको। मुझे 7 दिन तक जो है इलीगल रखा। उस दरमियान टॉर्चर करते रहे, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। और क्या कहते थे? शुरू में तो कुछ नहीं, बस नाम, बाप का नाम, पता, कहाँ खानदान में कौन कहाँ रहता है, हिस्ट्री बार बार पूछते थे। लेकिन जब मैं रोता और अब जाने की बात करता तो फिर वो प्रेशर बढ़ जाता। जब वो कुछ पेपर्स मेरे सामने, ब्लैंक पेपर्स लाए, हालांकि इतनी समझ नहीं थी मेरी, लेकिन ये था कि ये गलत है सादे कागज पे साइन कराना। और मैंने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने मेरे हाथ और पाँव के नाखून भी निकाल दिए। आज भी वो चीज़ें याद आती हैं 3rd डिग्री की, जो कि पहले सुनी थी या देखी थी और मैं अपने ऊपर लागू महसूस करता हुआ कर रहा था। तो रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। बल्कि रिहाई के काफ़ी समय बाद तक मुझको रात को आंखें खुल जाती थी और वो टॉर्चर और कोई भाग रहा है, मार रहा है, वो चीज़ें आती थी। अब बहुत कम हो गया,
कम हो गया, नहीं कभी कभार ऐसा होता है। अब मुझको आज मैं अपनी कहानी आपके साथ वो बयान कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मुझको यकीन है अगले 2-3 दिन मेरे लिए शायद रात के कुछ ऐसे पल जरूर आएंगे। मुझे अफसोस है कि मैं आपको फिर उस याद को दिला रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि समाज को पता चले। तो आपको 7 दिन के बाद अदालत में पहली बार पेश किया गया। जी, 7 दिन मुझको इलीगल रिमांड पे रखा, और 7 दिन के बाद जब उनकी कहानी हुई और सादे पेपर्स पे साइन करवा लिए काफी, तब कोर्ट में पेश किया गया। पहली बार जिंदगी में कोर्ट देख रहा था, उससे पहले तो किसी फिल्मों में। तो कोर्ट में आपको पहली बार पता चला कि आपको किस इल्जाम में पकड़ के लाया गया? इंग्लिश में बातें हुई, तो मुझको सही से समझ नहीं कि जो आईओ साहब थे वो इंग्लिश में, पीपी साहब थे वो इंग्लिश में, बात जज साहब थे इंग्लिश में, तो मेरी तरफ से कोई वकील नहीं था पहले दिन। तो लेकिन ये था कि हाँ कुछ गंभीर है, और मुझको ले जाने से पहले पुलिस ने कहा था अगर तू अदालत में कुछ बोला तूने आना हमारे पास ही, क्योंकि इनलीगल रिमांड के दौरान भी मुझको कई बार ऐसे रात को ले जाते थे और वो पिस्टल दिखाते थे कि आज तो तेरा तू मारने ले जा रहा है, मारने। और मैं निशब्द होता था, मेरे पास कोई शब्द नहीं होते थे, मतलब जैसे जिंदा लाश होती है, सुन्न हो जाता था मैं। अब क्योंकि मैं दारोमदार सब कुछ उन्हीं के ऊपर था, लेकिन वो मारते नहीं थे जान से, लेकिन कई बार मुझको लेकर गए। और जब कोर्ट में पेश जिस दिन किया, दोपहर का टाइम था, तो उन्होंने पहले ही अपने जहाँ से मुझको रखा था निकालने से पहले कहा कि देख बोला तो फिर तू जानते है हमारे पास ही आना है, और हकीकत थी रिमांड तो फिर वापस उन्हीं के पास आना होता है। मैं यहाँ एक चीज में वाज़ी तौर से दर्शकों को खास तौर पे बताना चाहूँगा आपके साथ साथ, रिमांड जब वर्ड आता है जहन में तो आम समाज समझता है हाँ रिमांड, जो थोड़ा कानून को समझते हैं तो हाँ के कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पुलिस को रिमांड अलाउ किया जाता है हफ्ता 10 दिन या केस के हिसाब से 14 दिन जज साहब देंगे, ये होता है रिमांड। लेकिन रिमांड मैंने जो देखा है वो 2 तरह का रिमांड होता है, एक, और उसको मैं कहता हूँ एक लीगल रिमांड और एक इलीगल रिमांड। लीगल वही है जो प्रोसेस है कानून का, जज के सामने पेश 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, वहां पर जज साहब सुनेंगे और फिर उस केस के हिसाब से आके रिमांड अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, जेसी करेंगे जुडिशियल कस्टडी या पीसी पुलिस कस्टडी यानी रिमांड। लेकिन एक दूसरा रिमांड भी होता है जो दुनिया को समाज को किसी को नहीं मालूम होता है, वो होता है इलीगल रिमांड। वो इसी तरह से लोगों को उठाया जाता है जेलों में। जब मैं जेल में दाखिल हुआ तो पता ये चला कि मैं अकेला फर्द नहीं था, ऐसे कईयों की कहानी थी कि उनको इलीगल ऐसे चलते हुए उठाया है, कहीं सुनसान जगह से उठाया है, कई दिनों तक अपने पास रखा और अपने सहूलत अनुसार उनको फिर कोर्ट में कहानी के साथ चार्जशीट के साथ पेश किया गया। तो इलीगल रिमांड और लीगल रिमांड ये आपको जब 7 दिन के बाद पेश किया गया तो उसके बाद ये तो एहसास हो गया कि आपको पहली बार जब सुना कि आप एक आतंकवादी हो, तो फिर आपके मन में क्या आया? मैं इतना 7 दिनों में पिछले टूट चुका था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि मैं एक जिंदा लाश की तरह था और मुझको अपने फ्यूचर का आगे का पता नहीं था, कुछ कानूनी प्रक्रिया का नहीं पता था कि अब जिंदगी भर इन्हीं के साथ रहना है या जेल भी कोई होती है, जेसी में भी बेचते हैं, वो कुछ नहीं। बस मैं तो पता नहीं मैं कितने दिन, और कई बार ऐसे विचार आया कि इससे अच्छे तो ऊपर वाला मुझको मौत दे दे, मतलब तड़प के रिमांड में पिटते रहना, जलील होना से अच्छा है कि अब पता नहीं, क्योंकि कब तक इस स्थिति में रहेगा, कब तक रहेगा। 7 दिन 2 सेकंड में कहने में खत्म होते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय। 7 दिन के बाद जब आपको अदालत में पेश किया गया, आपके घर में उस वक्त माँ और बाप 2 ही लोग थे, उनको कब पता चला कि एक मतलब आपको एक आतंकवादी के तौर पे गिरफ्तार किया गया, और उनका फिर क्या रिएक्शन था? जब वो जेल में मेरे जाने के बाद मुलाकात पे आए तो बातें खुली और पता चला कि मीडिया में जब फोटो आया जिस दिन पेश किया गया था 7 दिन के बाद, तो उन्होंने उनको भी किसी ने लाकर दिया कि ऐसा लगता है कि ये आमिर, आपका तो आमिर नहीं है। और मेरी माँ ने मुझको पहचाना, जो मेरी माँ ने बताया, मुझको पहचाना मेरे चप्पल से और मेरे शर्ट और कपड़ों से कि हाँ ये, क्योंकि मफल्ड किया हुआ था, आंखें दिखती थी, चेहरा दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने उससे पहचाना। तो मीडिया के माध्यम से उनको पता चला और फिर उन्होंने भाग दौड़ की और वकील हायर किया। वकीलों के ही, उस जमाने में वकील भी आसानी से नहीं मिलते थे ऐसे केस के लिए, अब जमाना बदल चुका है। उनका पहला रिएक्शन क्या था जब माँ बाप को आपके? मैं तो उनके पास नहीं था, क्या रहा होगा जब मिलने आए आपके पहली बार आमना सामना हुआ जेल में, जब वो बिल्कुल पहला दिन मुझको याद है, आज भी याद है कि जब पहली बार जेल की सराखों के
दरमियान, हम दोनों के दरमियान जेल की सलाखें और जालियां थी, 1 मीटर का फासला था और छनती हुई चेहरा दिख रहा था। जेल मुलाकात पर आए तो माँ को देखा कि माँ रो रही है आंसुओं से, और तू बेटा कब आएगा, ये क्या हो गया। और मेरी निगाह अपने वालिद साहब पर पड़ी तो उनका चेहरा भी बड़ा मायूस था, आंखों में आंसू थे लेकिन झलक नहीं रहे। तो दूसरी तरफ मैं भी कोई बहादुर नहीं था। लंबे समय के बाद मैंने अपनी माँ को और परिवार को देखा तो मैं भी भावुक को उठा और मैं भी रोने लगा और मैंने कहा कि मुझको निकाले वगैरह। तो वालिद साहब ने, और ये जो बात कही वो पूरी मेरी 14 साल की ज़िंदगी जेल की, और आज भी बाहर निकला हूँ तो मैं उसको बांधा हुआ हूँ कहानी से, जो नसीहत उन्होंने की। अब्बू के अल्फाज थे कि बेटा, मुझे पता है मेरा बेटा देशद्रोह नहीं हो सकता, उनको अपने हिंदुस्तानी होने पे पड़ा था। और वो अक्सर कहते थे कि मैं इस मिट्टी में पैदा हूँ और इसी मिट्टी में मरूंगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्या पता कि था उनको कि मेरा बेटा जो है उसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझको भरोसा है तू देशद्रोही नहीं हो सकता, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। और मैं केस के लिए कानूनी चाराजोई, मतलब 2 काम करूंगा मैं, एक कानूनी पैरवी करूंगा और दूसरा खुदा से दुआ करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए, उन्होंने मेरी भी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए काम है बेटा, ये मेरा फर्ज है, मैं करूंगा। तुमने करना है कि जब तक तुम जेल में हो तो बुरी संगति से दूर रहना। और 4 दीवारी की दुनिया और बाहर की दुनिया में बेटा फर्क नहीं है ज्यादा। फर्क है तो एक है कि बाहर की दुनिया में आपको अच्छे लोग ज्यादा मिलेंगे, बुरे लोग कम मिलेंगे। जेल की जिंदगी में बुरे लोग ज्यादा मिलेंगे, अच्छे लोग कम मिलेंगे, कम पर मिलेंगे। कोशिश करना बेटा अच्छों में रहना, और अच्छे ना मिले तो अकेले रहना। इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे ऊपर केसेस भी ऐसे लगाए गए थे कि सॉलिडेरिटी में, कन्फाइनमेंट में रखा जाता था, लेकिन कभी कभार तो खुलते थे तो आसपास काफ़ी बड़े माफिया, बहुत हार्डकोर क्रिमिनल, हाईलाइटेड केसेस वाले उनको बाता था। तो मैंने ये बात, क्योंकि उन्होंने कहा आगे कि बेटा संगति का असर, सोहबत का असर पड़ता है। कोई कोयले की कान में जाएगा, काम ना भी करेगा, निकलेगा तो कालक लेके, और कोई इत्र की, परफ्यूम की दुकान पे जाएगा, खरीदारी नहीं भी करेगा तो खुशबू लेगा। तो अपनी संगति को अपनी अच्छी रखना, मैंने यही कोशिश की। माँ बाप के संस्कार मुझको बचपन में अच्छे मिले थे। आपके जो वालिद थे वो क्या काम करते थे? उनका एम्ब्रॉयडरी का काम और फिर बाद में खिलौनों का काम। खिलौनों का काम। आपकी गिरफ्तारी के बाद कितने साल तक उन्होंने पैरवी की और फिर क्या हुआ उनका? तो जहाँ तक मुझको याद आ रहा है 2 साल वो जिंदा रहे, और 2000 में उनका इंतकाल हुआ। और इसी टेंशन, और मतलब उनका काम काज, जो बिजनेस था, छोटा मोटा घर, सुकून सब छिन चुका था मेरी। क्योंकि इतने केसेस थे कि रोज़ाना तो मेरी कोर्ट में डेट होती थी, और रोज़ाना फिर अब्बू को सुबह, उन यहाँ तक कि कई वकील आज भी जो पुराने, उनका कहते थे उनकी ड्यूटी होती थी सुबह वो कोर्ट का दरवाजा खुलने से पहले खड़े होते थे। जैसे कोर्ट का दरवाजा खुलता था जाके बैठ जाते थे, वकील साहब को बुलाते थे, और शाम हो जाती थी, मेरे को गाड़ी के अंदर, जो लॉकअप की गाड़ी होती है, जो लॉकअप से जेल में छोड़ती है, वहां से विदा करके शाम को जाते थे। तो कहाँ बिजनेस, कितने कोर्ट के चक्कर लगाते थे, क्योंकि ये 3 स्टेट का मामला था? तो शुरू में दिल्ली के केसेस चले। हाँ। 2007 में मेरे दिल्ली से सभी केस खत्म हुए, तो मुझको फिर यूपी की गाजियाबाद जेल में डासने में रखा गया। वहाँ 3-3.5 साल मुझको जेल में रखा। वहाँ से केस बरी हुआ तो मुझको हरियाणा की रोहतक जेल में 6-8 महीने, तो 14 साल। लेकिन वो 2 साल ही जिंदा रह पाए 2000 में। और उनकी आप अगर देखेंगे किताब में, तो उनके हाथ की कुछ, उनका एक्सीडेंट हो चुका था हाथ में, तो वो ज्यादा लिख नहीं पाते थे, लेकिन वो उनकी तारीखें आपको मिलेंगी कि मेरी तारीख, मैं इसको दिखाऊंगा अभी कैमरे के साथ। तारीखें में, जी, तारीखें में वो किस तरह नोट करते थे। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तारीख, उनकी जिंदगी किस तरह तारीखों में रुक कर रह गई थी, उसी में वो बस घूमते थे वो। उनके इंतकाल के बाद फिर आपकी अम्मी ने सारा कानूनी लड़ाई जारी रखी? बिल्कुल। तो
2000 में जब वालिद साहब का टेंशन और परेशानी में इंतकाल हुआ, तो जिम्मेदारी जो है माँ के ऊपर आ गई। हाँ। और ये वो माँ थी जो जरा पर्दा नशीन थी, पुरानी दिल्ली हाँ। की, और बाहर दुनियादारी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए और इंसाफ के लिए कदम बाहर निकाले, और जहां न्याय की लड़ाई को वालिद साहब के गुजर जाने के बाद थमी थी, उसको आगे बढ़ाया, और एक के बाद फिर एक केसेस बरी हुए। आप मैं दिखाना चाह रहा था तारीख, ये उनकी अब्बू की राइटिंग है, और तारीख देखिए आप किस हिसाब से, और ये शिकारपुरी, हाँ, आपको दिखाएंगे जो उन्होंने मुख्तलिफ पर्चियों में लिखी हुई थी। जब आप किताब पढ़ेंगे, जब ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी है, फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट के नाम से, पूरी कहानी को मैंने अपने ऊपर जो स्ट्रगल किया है, न्याय का, पुलिस का, जो भी है लिखा है, और उसमें तारीखों का भी जिक्र देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि उनकी जिंदगी जो है तारीखों में ही उलझ करेगी। उसके बाद आपकी फिर अम्मी के साथ क्या हुआ? अम्मी ने फिर कानूनी चाराजोई कानूनी चाराजोई आगे बढ़ाई, और कई केस अब्बू के समय में ही बरी हो चुके थे, लेकिन काफ़ी केस रहते थे। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ 2001 में, और पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके बाद फिर मेरी जो केसेस की सुनवाई थी वो काफ़ी धीमी हो गई। और जो जितनी केसेस मेरे तेज़ी से, अगर आप किताब में मैंने लिखा है, आप उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जितनी तेज़ी से केसेस चल रहे थे और बरी हो रहे थे, उसमें एकदम विराम सा लग गया। तो आधे से ज़्यादा, लगभग, मुझको सही से याद नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड मतलब 2 साल में ही बरी हो गई। अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक और दूसरी घटनाएं आतंकवादी ना होती, तो शायद मैं बहुत जल्दी वापस आ जाता। फिर आपके जेल जाने की वजह से, और आपके वालिद की मौत के बाद आपकी वालदा की भी तबीयत खराब हो गई, उनको क्या हुआ था? जी, मैं बताना वही चाह रहा था कि वालदा साहबा ने कानूनी पैरोकारी को आगे बढ़ाया, और काफ़ी केसेस उनके सामने भी बरी होनी शुरू हुए, लेकिन जब तक काफ़ी कमज़ोर और खस्ता हालत हो चुकी थी, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुकी थी, वालिद साहब के गुजर जाने के बाद जो कारोबार था ख़त्म हो चुका था, और जो जमा पूंजी थी और जेवर थे वो सब बिकने शुरू हो गए। और इस दरमियान मेरी माँ भी धीरे धीरे टेंशन में, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशियल और दूसरी बीमारियों से वो ग्रस्त होने लगी, तो उनके इलाज पे भी खर्च होने लगा। तो बहुत मुश्किल से, और वो ज़माने में कोई सिविल सोसाइटी में आजकल में देखते हैं बहुत हैं, और बहुत लॉयर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट निर्दोष लोगों की लड़ाई के लिए आगे आते हैं और मदद करते हैं। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। आपके अपने जो रिश्तेदार और पड़ोसी थे, उनका रवैया क्या था जब पता चला कि आप एक आतंकवादी के तौर पे जेल में? जिस तरह मुझको अम्मी और अब्बू के द्वारा मुलाकात पे बताया जाता, जितना पता चला कि उन्होंने भी मिलने जुलने काफ़ी कम हो गया था मेरे माँ बाप से, और डर और सहम गए थे, खौफ का माहौल था। और मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। अम्मी ने एक बार मुझको बताया जेल में मुलाकात आके कि फला रिश्तेदार मुझसे, मतलब मेरी माँ से मिलने घर पे आया। उसको कहते हैं 5 से 10 मिनट बैठे हुए थे, फौरन थाने से पुलिस आती है, उसको उठा के ले जाती है थाने, उसको डांट डपट करती है, कहते तू किन लोगों से मिलने आया, इनका बेटा तो आतंकवादी के केस में बंद है। और उसको फिर छोड़ दिया कुछ समय के बाद, जेल थाने में बिठाने के बाद। वो फिर दोबारा वापस नहीं आया। तो माँ और मैं इसलिए कहता हूँ, शायद मुझको नहीं है, उससे भी और किसी रिश्तेदार से भी, शायद उसकी जगह मैं भी होता। कौन ऐसे घर में जाना चाहेगा कि जिसके दरवाजे घर के खटखटाने से उसके जो है गेट, पुलिस स्टेशन थाने के गेट खुल जाते हैं, और डांट डपट अगर दरोगा और कोई पुलिस वाला करे तो कोई नहीं जाना चाहेगा। मैं भी शायद हो सकता हूँ, तो उसमें किसी को मैं दोष नहीं देता हूँ। लेकिन ऐसे हरासमेंट के माहौल में आज से 20-22 साल पहले के बता रहा हूँ उसमें, तो बहुत कराते थे। 14 साल जेल में आप रहे, 2012 में आपको रिहाई मिली आखिरी केस में। तो जब आखिरी बार इस रिहाई का फैसले की खबर मिली आपको कि अब आप बरी हैं, तब कोर्ट ने क्या कहा था बरी करते हुए? इससे पहले जो बात अधूरी रह गई थी माँ की, जब वो बीमार रहने लगी तो 2010 में जब मुझको 12 साल हो गए थे जेल में, रेगुलर एक दिन के लिए भी मैं रिहा नहीं हुआ। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन अटैक हुआ, और वो पैरालाइज हो गई और बिस्तर पे आ गई। और मैंने बड़ी कोशिश की वकील साहब से बात करके कि देखिए आप बेल लगा दिए,
अब मुझको भरोसा है अदालत बेल दे देगी। तो उन्होंने मेरे बहुत मना किया, कहता नहीं मिलेगी केस में, और इतने केस बरी हो चुके थे मेरे। तो फिर भी उन्होंने मेरे कहने पर मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में लगाए मेरी माँ के, और मेरे ग्राउंड जो बरी हो चुके थे वो जजमेंट्स लगाई, लेकिन अदालत ने बेल नहीं दी है। तो उसके बारे में मैंने जेल किताब में लिखा है, लेकिन मैं उसको रिपीट यहाँ नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इत्तेफाक से 2012 में मेरा जो केस है, आखिरी केस रोहतक से मेरा बरी हुआ, और मुझको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बरी होऊंगा, क्योंकि अभी उस केस का आखिरी हिस्सा ज़रूर चल रहा था, लेकिन जिस स्पीड्स को मैं देख रहा था पिछले अपने केसों में, उसमें मुझको लगता था अभी हाँ कुछ महीने या 1-2 साल और लगेंगे। लेकिन एक दिन तारीख में गया, वकील साहब और सरकारी वकील थे, उनका नाम राजेश शर्मा, एडवोकेट राजेश शर्मा नाम है, और मैं इसलिए नाम के सभी वकीलों का लेना चाहता हूँ, लेकिन और सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और सभी ने मेरा काफ़ी हेल्प किया। लेकिन राजेश शर्मा जी ये थे कि वो एमिकस क्यूरी थे, क्योंकि मेरे परिवार में अब पैसा नहीं था, माँ भी पैरोकारी के लिए नहीं थी। तो मैंने दरख्वास्त दी अपने जज को कि मैं इतने सालों से जेल में हूँ और मेरी पैरोकारी के लिए कोई नहीं, माँ थी वो भी बिस्तर पे, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सरकारी खर्चे पे वकील, न्याय मित्र जिसको कहते हैं एमिकस क्यूरी, दे दिया जाए। तो मेरी एप्लीकेशन जज साहब ने कबूल की, मुझको एक वकील सरकारी तौर से हवाई खुद ही मिला, उनका नाम था एडवोकेट राजेश शर्मा जी, और वो भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से मेरे केस को लड़ा। और मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ देने को लिए नहीं है, सिर्फ है तो दुआएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है और मुझे लगता है कि तुम निर्दोष हो, और मैं अपने हिसाब से पूरी मेहनत करूंगा, तुम चिंता ना करो। तो जिस दिन आखिरी डेट थी, और मुझको नहीं पता था ये आखिरी डेट है, ना मेरे वकील को पता था, मैं कटहरे में खड़ा हुआ, वकील साहब मेरे बराबर में थे, सामने पीपी साहब थे, जज साहब बैठे हुए थे। तो फाइल हुई और उन्होंने फाइल को साइड में रखते हुए पीपी से कहा क्या है इस केस में, तुम्हें बरी किया जाता है, बहुत आराम से तुम्हें बरी किया जाता है। मतलब ये लफ्ज पीपी से फाइल को हट के क्या है केस में, इसमें कुछ नहीं है, और मेरी तरफ जज साहब का ये कहना देख करके तुम्हें बरी किया जाता है इस केस से, और अपनी निगाह फिर दूसरी तरफ कर देना। लेकिन ये क्षण भर मेरे लिए तो मतलब मैं भी यकीन नहीं कर पाया कि ये हो क्या, क्योंकि मैं इस आदेश के बाद मैं रिहा हो रहा था 14 साल के बाद। 5000 दिन कितने घंटे होते हैं मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आज आपने 5000 दिन बताया, 5110 दिन जी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इतने दिन होते हैं। तो मतलब मैं ज़हनी तौर से बिल्कुल तैयार नहीं था, और मैं जज साहब को देखूं, कभी अपने वकील साहब को देखूं, वकील साहब मुझको देखें कि वाकई में ये सपना तो नहीं है। और मैं चाहिए अच्छा मैं बरी हो जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं तो अभी 60-70 किलोमीटर दिल्ली से दूर हूँ, मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। तो वकील साहब ने कहा मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और मुझको डर खौफ भी था, क्योंकि रात को ही मैं किडनैप किया गया था, और मैं अनजान शहर में इतने सालों के बाद मैं फिर लौटूं, और भी अकेला सफर, वेलकम करने के लिए कोई नहीं है घर में, उनको पता भी नहीं है, माँ बिस्तर पे है, कैसे बताऊं क्या होगा, क्या दोबारा मुझको पुलिस उठा, क्योंकि ऐसी कई कहानियां मैंने जेलों में सुनी है कि रिहाई के बाद फौरन एक नया केस आ गया, वो रिहाई नहीं हुआ, या रिहाई के पास फौरन वो बाहर निकला गायब हो गया, या फिर दोबारा किसी केस में बंद हो गया। तो बड़े शोशोबंद कई सवाल थे। और फिर मेरी इस हालत को देखकर मेरे वकील ने कहा कि अगर तुम्हें परेशानी तुम मेरे घर चलो, तुम तो दिन में चले जाना, लेकिन मैं एक क्षण भर पर अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुर्बानी दी, और वो समय था कि जो शायद मुझे उनकी खिदमत करनी थी, उन्होंने मेरी खिदमत की, और सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया। तो मैंने कहा नहीं वकील साहब मैं चला जाऊंगा, और मैं फिर जेल गया। जेल में परवाना आया, सारे बंदियों को अचानक पता चला खान साहब जा रहे हैं, खान साहब। बंदी भी बड़े मोहब्बत करते थे वहाँ पर, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर को जानते थे। कभी कोई एक पेशी या किसी तरह की शिकायत नहीं। मैंने जेल सुप्रिटेंडेंट से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया, तो वो हंस दिया, कहने लगे तू कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहता है, आज तक मेरी इतने सालों की नौकरी हो गई, आज तक किसी ने लिया नहीं। तो मैंने कहा सर मुझको यकीन है मेरे केसेस बरी हो रहे हैं, एक दिन तो निकलूंगा, कब वो मुझको भी नहीं पता, लेकिन निकलूंगा, लेकिन बाहर जाके समाज को दिखाऊंगा, देखो जी बाहर के जो सर्टिफिकेट है वो तो कोर्ट ने दे दिया, अदालत ने बरी कर, और जेल का जो 14 साल का था वो ये रहा, वो आज भी मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है।
जिसमें प्रमाण पत्र मेरा दिया गया है, आचरण प्रमाण पत्र, और उन्होंने बहुत अच्छे दिया है क्योंकि अच्छा था और वो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। देखिए, वो तो आमिर को तो आप बाहर से जानते थे, लेकिन वो अदालत ने मोहर लगा दी और अब जो 14 साल का निकला है वो ये आमिर है। शायद मुझको नौकरी वगैरह मिलने में आसानी हो, बहुत सवाल होते थे मेरे ज़हन में, पता नहीं एक्सेप्ट दुनिया करेगी नहीं करेगी, किस तरह से जीऊंगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। 14 साल के बाद आपके माथे से आतंकवादी का ठप्पा जो हटा उस अदालत के फैसले के बाद, तो आपको कैसा उस दिन, जो आपकी मतलब भावना थी, वो जानना चाह रहा हूँ। मैंने किताब में बहुत डिटेल में लिखा है और मैं चाहूंगा आप और दर्शक आपके मन से मैं जानना चाह रहा हूँ, किताब में तो जरूर पढ़ेंगे। संक्षिप्त में लेकिन जरूर बताना चाहूंगा कि जब परवाना मेरे जेल में पहुंचा और बंदी फिर मुझसे गले मिले और फिर मैं रिहा हुआ, एक बड़े गेट में से, छोटे से गेट से रिहा हुआ। तो कई ये मान्यता है जेल में, कहते हैं कि भाई जब रिहा हो तो पलट के नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दोबारा आता है। मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें एक मेरे उम्र गुजरी है। मैं थोड़ा कदम बढ़ा और पीछे देखा और गेट को, जेल की दीवारों को, ऊंचे लोहे के गेट को और बड़ी तालों को, और कहा अलविदा। और मैं आगे बढ़ा। मेरे और बस अड्डे के दरमियान सड़क थी, मुझको सड़क पार करने में 10 मिनट लगे। तेजी से गाड़ियां गुजर रही थी, मैं सड़क पार नहीं कर पा रहा था और मैं आज़ाद महसूस करना चाहता। मतलब मुझको जेल के गेट से निकलने के बाद भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं निकल गया हूँ, क्योंकि जब भी मैं जेल से गेट से निकला हूँ या तो गार्ड ने मुझको घेर रखा होता था, हथकड़ी जेब में, हथकड़ी मेरी कलाई पे होती थी बंदी हुई। लेकिन आज ना हथकड़ी थी ना कोई घेरा हुआ था, बस मेरा थोड़ा सा सामान था और उसको महसूस करने के लिए मैं कभी दाएं जाता, कभी बाएं आता, कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे, कभी रुक जाता कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से चल सकता हूँ, रुक सकता हूँ, दाएं जा सकता हूँ, बाएं जा सकता हूँ, क्योंकि बंदिशों में और हथकड़ी में तो वही जहाँ खींचेंगे आपको वहीं जाना होता है। लेकिन मैं उसको महसूस, हाँ, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ और मैं आज़ाद हूँ। और सड़क किसी तरह पार की और बस में बैठा तो मेरी सीट के आगे एक माँ की गोद में एक छोटा बच्चा था और मुझको उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा बच्चा, छोटी छोटी उंगलियां, मतलब ऐसा लग रहा कि ये इस दुनिया का है ही नहीं, किसी और ग्रह का प्राणी है। मैं 14 साल के बाद किसी एक छोटे अडल्ट में रहा, 14 साल के बाद मैं एक छोटे से बच्चे को देख रहा था और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और बड़ा अजीब महसूस हो रहा था और लगता था कि ये मैं कुछ नई चीज़ देख रहा हूँ। खैर, गाड़ी बढ़ी और किसी तरह वो दिल्ली पहुंची और मैं डरते डराते अपने एरिया में गया और दिल्ली बदल चुकी थी, चमकती। जब आप घर में दाखिल हुए पहली बार अपनी माँ से मिले, हाँ, तो और दरवाजा खोला और मैंने देखा मेरी माँ वो जिंदा लाश की तरह मुझको मिली। मैं 14 साल पहले उनको, मतलब उस समय 14 साल पहले जब मैं रिहाई पाई और मैं मिला, तो 14 साल पहले मैंने उनको एक बहुत हेल्दी, गोरी और सेहतमंद माँ को मैंने छोड़ा था। वो भी शिकल मुझको अभी याद आ रही है, हंसती मुस्कुराती हुई। और जिस माँ को पाया फिर मैंने जिंदा लाश की तरह, मुरझा हुआ चेहरा, चेहरे पे शिकने, दुबलापन और शरीर ऐसे। बस मैं गया, माँ से गले मिला और मैंने कहा मम्मी मैं आ गया, अम्मी मैं आ गया। और वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, मैं सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डाली और उनकी रोशनी जो बता रही थी वो खुशी महसूस कर रही थी, ऐसा मुझको महसूस हुआ। और वो महसूस कर रही थी हाँ, मैंने अपनी न्याय की लड़ाई को जीत लिया, मेरा बेटा लौट आया। ऊपर वाला कभी किसी को ऐसा समय ना दिखाए। उसके बाद आपकी जिंदगी, जब आप लौट कर आए, आप 2012 में आए, आप 2021 से 9 साल हो गए करीब, फिर आपकी अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ी? आपको वापस समाज को अपनाने में लोगों ने फिर आपके साथ वही रवैया रखा, या आपको लगा कि सब बदल गए हैं अब क्योंकि आपके ऊपर जेल गए, आतंकवादी का ठप्पा लगा? समय लगता है हर चीज़ के लिए, मुझे भी समय लगा। जिस दिन की मैंने माँ से बताया, मुलाकात की रिहाई के बाद, पहला काम मेरा माँ से मिलना था और दूसरा काम था मैं छत पे जाके मैंने रात को आसमान पे तारे देखे। 14 साल बाद मैंने तारे और चांद देखे, तारे खासकर, क्योंकि मैं देख नहीं था।
और कई दिन मुझको जब भी मैं सुबह उठता था तो ऐसा लगता था बस अब मैंने उठना है और गिनती देनी है जेल में। कैदियों की गिनती होती है सुबह उठते ही। तो मेरी भी उसी आँख वो आदत थी, 5:30 बजे सुबह आँख खुल जाती थी और मैं उठता था बस अब गिनती देनी है। लेकिन मैं देखता था हाँ कमरा तो है, वो कमरा नहीं है और मेरी अम्मी मेरे बराबर में लेटी है। बस मैं उनका चेहरा देखता था और दोबारा लेट जाता था, मैं अब जेल में नहीं। तो मैं और शाम को सन सेट होने से पहले मैं घर वापस लौट आ जाता। इतना मेरा काफी लंबे समय तक ऐसा मेरा रूटीन रहा। मैं कभी अंधेरे में नहीं रहने की कोशिश करता था। वो खौफ खाकी वर्दी अब भी कभी मिल जाए तो मैं जरा सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैंने हर चेहरा, ऐसा नहीं है सभी खाकी वर्दी बुरी है, गलत है, अच्छे भी लोग हैं मैंने देखे हैं, लेकिन जो मेरा जिनसे काफी करीबी अनुभव रहा वो बड़ा खट्टा रहा। इस वजह से वो खौफ मेरे ऊपर है तारी और वो हो जाता है। तो टाइम लगा नींद में आने में, सपने आए रात को ऐसे गंभीर। फिर लोगों ने शुरू में तो जरा मिलने में, जब मैं बाहर निकलता था अपने घर से गली में मोहल्ले में, थोड़ा लोग हिचकिचाते थे, लेकिन कई लोग खुश थे, मिलते थे। हाँ जो आरोप लगा था उससे बरी होकर एक लड़का आया है। इसमें मैं अहम रोल, मैं थैंक यू करूँगा मीडिया का, क्योंकि उनका एक बहुत अहम रोल रहा। अगर मीडिया मेरे इस पक्ष को, जो मेरे रिहाई के बाद, कोर्ट के बरी होने करने के बाद वो ना रखती समाज के सामने, तो समाज भी मुझको सही से समझ ना पाता और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और सिविल सोसाइटी जो दिल्ली की थी उन्होंने भी मुझको हेल्प किया, अभी भी कर रही है नए जीवन को आगे गुजारने में। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपने बाहर आने के बाद उसके बाद आपकी शादी भी हुई जी। तो जिनसे शादी हुई वो शादी के लिए आप तैयार हो गई थी आसानी से, या आपके पिछले पास जो था वो फिर वहां भी आड़े आ रहा था? एक दिलचस्प बात जो शायद आज मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, और इस किताब में मैंने डिटेल में लिखा है कि जेल में जेल में जब मैं था, बाहर की दुनिया में दो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। एक मेरी माँ और दूसरा मेरी शरीके हयात पार्टनर जो अभी मेरी वाइफ है। ये मेरा बचपन का प्यार था। अच्छा। और हम ट्यूशन साथ पढ़ते थे और मैं अचानक गायब हो गया दुनिया से। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह से उम्मीद थी कि वो एक दिन लौटे, इसी तरह मेरी पार्टनर जो हैं आज, एलिया मेरी बीवी, उनको भी था कि वो एक दिन लौटेंगे। कौन सा दिन था ये नहीं पता, तो उन्होंने भी इंतजार किया लंबा। उनका भी एक स्ट्रगल है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात आती है, मैंने महिला शक्ति को अपनी जिंदगी में दो जिंदगियों को देख कर किया। एक मेरी माँ और एक मेरी शरीके हयात, कि किस परिस्थितियों में उन्होंने डटी रही। इनके पास ये टीचर थी, पढ़ाती थी और बहुत अच्छे रिश्ते आते थे, सबको ठुकरा दे देती थी और मेरे लिए। लेकिन कब आऊँगा कुछ नहीं पता था और सालों गुजर गए। एक पुरानी दिल्ली की है, एक मुस्लिम लड़की पुरानी दिल्ली की लव करती हो, अपने आप में 25 साल पहले एक बड़ी अनोखी बात सी होती थी। और फिर वो इंतज़ार कर रही है उस साल। तो बहुत हिम्मत की बात है, मैं उनकी हिम्मत को सलाम कहता हूँ। कई ऑफर मेरे पास आए हैं अभी तक मेरी किताब को और मेरी ज़िंदगी को, फिल्म को लेकर। मैं तो चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी पे बने। आप दोनों की शादी हुई उसके बाद जी, तो एक बेटी स्ट्रगल करना पड़ा मुझको। जी, स्ट्रगल करना पड़ा उनके माँ बाप को कन्विंस करने के लिए। माँ बाप मुझको जानते थे, उन्होंने कहा भी जब मैं रिश्ता लेकर गया, और मैंने कहानी पूरी किताब में लिखी है किस तरह से मुझको स्ट्रगल करना पड़ा। तो माँ बाप ने उनके कहा कि हम तुम्हें जानते हैं, अच्छे खानदान से हो, परिवार से हो, अब भी अच्छे हो निकल कर आए, हम देखते हैं। लेकिन जमाना लोग क्या करें कि हमने अपनी बेटी की ऐसे व्यक्ति से शादी की जो 14 साल जेल में रहकर आए। तो मैंने फिर जेल में, किताब में है, बस संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, फिर एक डेलीगेशन बनाया। आप जैसे कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कोई डॉक्टर था अपने, उस डेलीगेशन को, और कुछ अखबार की कटिंग्स थी जो कि मेरी रिपोर्टिंग आई थी पॉजिटिविटी जो बताती थी हकीकत, तो वो सबको ले जाकर उनके सामने रखा। फिर वो राजी हुए, आखिरकार शादी हुई और आज हम साथ हैं। उसके 1 साल के बाद जो है हमारा एक बच्ची हुई, सुंदर सी, अनुषा नाम है उसका। और अब जब अनुषा हुई तो
जिस नर्सिंग होम में हुई तो डॉक्टर आई बड़ी मायूस नहीं कहेंगे, बहुत संजीदा से कि आपके यहाँ लड़की हुई। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनको ये एक्सेप्ट था कि लड़के का एक समाज में एक ऐसा बना हुआ है। खैर मेरे लिए तो मैंने जेल में बहुत कुछ सीखा है, मैं इसलिए उस जेल के पीरियड को यूनिवर्सिटी कहता हूँ। तो कई लोग कहते हैं तू तो 14 साल की पीएचडी करके आ गया। मैंने कहा नहीं, पीएचडी नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ इंसानियत को समझा, सीखा है मैंने जेल में, बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की है, थोड़ा कुछ समझा भी हूँ। तो इंसानियत को मैंने समझा, और मेरे लिए लड़का लड़की कोई फर्क नहीं है, वो भी ऊपर की देन है। आमिर, यहाँ पे एक चीज और है, ये सारी चीजें हो गई, दिल्ली पुलिस ने आपको इस मामले में आतंकवादी बनाया था, लेकिन कोर्ट ने आपको बरी कर दिया जी। एक चीज बाद में हुई, वो ये हुई कि आपको इसी दिल्ली पुलिस ने, जिसने गिरफ्तार किया था, 5 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए। रकम इसको हम छोटी कह सकते हैं, 14 साल की कोई कीमत नहीं इसको मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको तो लगता है कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने अगर गलती की तो शायद इस पैसे को देकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई थी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जख्म पर मरहम लगने के तरह है। ये जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी है, भारत में ऐसा पहला केस है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मेरे केस को सुमोटिव नोटिस लिया हो और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया, और ये भारत में ही पहला ऐसा केस है कि पुलिस विभाग ने अपने अकाउंट से ऐसे किसी केस में रहे व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख या 50 लाख, 5 करोड़ की नहीं, बात ये है कि ये एक मुस्बित कदम है, पहला कदम मैं मानता हूँ। और मेरी ये मांग रही है, मैं चाहता हूँ कि और भी इस देश में कई निर्दोष लोग हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, संविधान में हमारे कुछ अधिकार हैं, और इसके अनुरूप हमको अगर किसी को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है और वो कोर्ट की मोहर के बाद बरी होकर बाहर निकलता है, तो उसको जो है एक रिजेबल अमाउंट मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उसका कंपनसेट तो देखिए हो नहीं सकता। खासकर मैं अपनी बात कहूँ, 14 साल की कोई कीमत नहीं हो सकती, पर यह है कि वो अपनी नई जिंदगी को शुरुआत कर सकता है। मतलब क्या हो, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय, मैं लकी हूँ कि मुझको मीडिया ने जाना समझा, मेरी कहानी को सामने सच्चाई से रखा, सिविल सोसाइटी ने मुझको सपोर्ट किया, मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन हर कोई नहीं हो सकता। अगर कोई इतना लंबा समय गुजार के आ रहा है, वो तो उसी दुनिया को सोच और वही के लोगों के दरमियान रिश्ते जो बने होंगे, बाहर आने के बाद उसको खाने को कमाने को, तो हो सकता है वो क्राइम की तरफ बढ़ जाए। तो ये जरूर सिविल सोसाइटी की और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका हाथ थामे। हाँ ठीक है, हम रिहेबिलिटेट करते हैं। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहूँगा, फिर आप कर सकते हैं। इसकी मिसाल है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो स्कीम है जो सरेंडर मिलिटेंट्स होते हैं, उस स्कीम के तहत उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो भारतीय नागरिक भटका हुआ है और वो हथियार उठाता है, उसको समझा बुझा के मुख्य धारा में लाना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि सरेंडर मिलिटेंट को तो जो है आप मुख्य धारा में ला रहे हैं, लेकिन जो मशीनरी के माध्यम से निर्दोष होते हुए जेल लंबे समय तक रहा और फिर कोर्ट की मोहर के साथ वो बरी होकर बाहर आया, उसके लिए कोई स्कीम या पॉलिसी नहीं है। उसके लिए भी होना चाहिए, ताकि वो आगे की जिंदगी है, उसके बच्चे हों तो वो आगे अपनी जिंदगी को समाज की एक मिसाल कायम कर सके, इंसानियत के लिए, देश के लिए। जी। तो आमिर ने कुल मिला के एक पूरी उम्र कैद काटी जेल में। 14 साल पहले उम्र कैद ही हुआ करती थी, और उस जुर्म के लिए, जिस जुर्म को कभी किया नहीं, 22 धमाकों का आरोप इनके सर पे लगा, इनको आतंकवादी बताया गया। लेकिन हमारे देश की अदालत पे आज भी लोगों का भरोसा इसलिए कायम है क्योंकि अदालत जब फैसला देती है तो बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो मिसाल बनते हैं। आमिर के मामले में यही हुआ। आमिर को अदालत ने बरी किया, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी गलती मानी, 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। आमिर आज अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजार रहे हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं, बेटी इनकी स्कूल में पढ़ रही है। और मेरी दुआ यही है कि ये ज़िंदगी में अब हमेशा अच्छा ही करें और जो कुछ इनके साथ हुआ उसे भुला कर आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अकेले आमिर नहीं। एक मैंने इसी क्राइम तक कहानी में आपको राम जी की कहानी सुनाई थी, जो बनारस के थे, जो 36 साल तक जेल में बंद रहे बेगुनाह होते हुए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं कोशिश करूंगा ऐसे अलग अलग लोगों को आपके सामने लाऊं। आज बारी आमिर की थी, आपने सुनी।
और अब बाकी आप आमिर की पूरी कहानी को अगर आप जानना चाहें तो ये किताब मैंने जैसे शुरू में भी आपको बताया, फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट, 5 भाषाओं में ये किताब छप चुकी है, तो इसको जरूर पढ़िए और मौका मिले तो। और बाकी इसके बारे में मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।